बिहार में पहले दौर का मतदान होने वाला है और 71 सीटों पर जनता कल तय करेगी कि दरअसल उसे कौन पसंद है कौन नहीं। हालांकि सीटों की गिनती यानी कि मतगणना तो 10 नवंबर को होगी, लेकिन 71 सीटों पर यह जो मतदान होने जा रहा है वो बिहार के बहुत सारे मामलों को सुलझाता हुआ भी जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, आइए जरा चर्चा करते हैं कि बिहार के चुनाव में अचानक बात कहां से कहां तक पहुंच गई। सबसे पहले तो आज से 1 महीने पहले ऐसा प्रतीत तो हो रहा था कि यह चुनाव हो ही क्यों रहा है। भाई, चुनाव में तो एक तरफा बात दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि एनडीए यानी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली गठबंधन के दम पर या उनके सामने तो कोई है ही नहीं, कोई भी विकल्प नहीं है। जनता वोट दे तो किसको दे, कुछ भी नहीं, थक हार कर तो एनडीए को ही वोट देना पड़ेगा। लेकिन अचानक जैसे ही चुनाव का प्रचार तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखा, लोगों की भागीदारी दिखी, रैलियां दिखी, रैलियों में लोगों की भीड़ दिखी, उसके साथ ऐसा लगा कि नहीं, शायद विकल्प हो सकता है, शायद यह चुनाव थोड़ा खुला हुआ हो सकता है। और अब जब हम पहले दौर के मतदान के पहले बातचीत कर रहे हैं तो यह बात कहने में किसी को गुरेज नहीं कि यह चुनाव अपने आप में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हम यह तो नहीं कहेंगे कि जबरदस्त कांटे का मुकाबला है, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि एडवांटेज एनडीए है, लेकिन यह चुनाव खुला हुआ है। बिहार की जनता ने अपना मन बनाया है, लेकिन वो मन किसके लिए है यह किसी टीवी चैनल पर, किसी ओपिनियन पोल पे या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता के मुंह से आप सुनते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है, लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, अपनी नाराजगी को लेकर बहुत मुखर हैं, साफ कह रहे हैं कि 15 साल से आप सत्ता में हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने क्या किया? आपने अगर जंगल राज से हमें छुटकारा दिलाया, सड़क, बिजली और पानी दिलाने का वायदा पूरा किया, तो उसके बाद क्या किया? नौकरियां दी कि नहीं दी? रोजगार दिया कि नहीं दिया? आज राजस्व हमारे पास है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा हो रही है। और यह अपने आप में बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यह सार्थक चर्चा हो रही है, विकास की बात हो रही है। लेकिन जनाब, जब चुनाव होता है सर पे, तो क्या वाकई में हम सिर्फ सार्थक मुद्दों पर बातचीत करते हैं? कई बार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं कि दरअसल इस बार के बिहार के चुनाव में विकास के नाम पर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा। 10 लाख नौकरियों की बात अगर तेजस्वी यादव ने की, तो उसके पलट जवाब में सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इतने पैसे आएंगे कहां से, बजट कहां से लाओगे? जेडीयू ने कहा जेल से लाओगे क्या? और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरियों की घोषणा कर दी। जेडीयू भी एक तरह से मूक समर्थन में सामने है, यानी कि नौकरियों पर ही आकर बात टिकी है, लेकिन इसे मानने को कोई तैयार नहीं है। बाकी विकास के बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। हां, यह बात निकल कर आ गई कि मुफ्त में वैक्सीन भी मिलेगा। फिर बाद में स्पष्टीकरण दिया गया कि मुफ्त में वैक्सीन सिर्फ बिहार में वोट देने वाले वोटरों को नहीं मिलेगा, देश के हर नागरिक को मिलेगा, क्योंकि आखिरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार है। तो फिर मुद्दा क्या हो, यहीं पर आकर बात टिक जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी बोली के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार, जो कि बड़ी संयमित भाषा का इस्तेमाल क्या करते थे, आजकल अपना आपा खो रहे हैं। 4 रैलियों में हुड़दंगबाजों को कुछ इस तरीके से उन्होंने संबोधित किया, ऐसा लगा जैसे कि उनको लग रहा था कि हर कोई जो हुड़दंग कर रहा है उनकी रैलियों में, वो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का समर्थक है। और इस तरीके से झंझलाहट में वो अपनी बातों को सामने रख रहे थे, इस तरह से गुस्से में अपनी बातों को सामने रख रहे थे कि लग रहा था जैसे कि अगर उनका मौका चले तो सबको उठाकर जेल में भर दें। इतनी बौखलाहट क्यों है नीतीश कुमार में? और उसके बाद जब उनके हाल फिलहाल के 2-3 बयान मैंने सुने, तब तो मुझे लगने लगा कि आखिरकार नीतीश कुमार जी को हुआ क्या है। नीतीश कुमार जी ये क्यों कहने लगी कि एक मुख्यमंत्री पिता, एक मुख्यमंत्री मां के होने के बावजूद तेजस्वी यादव सिर्फ 9वीं पास हैं, तो कैसे वादा कर रहे हैं कि पूरे राज्य में लोगों को पढ़ाई लिखाई और शिक्षा मुहैया कराएंगे और नौकरी मुहैया कराएंगे? इसके बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया, 2017 में नीतीश कुमार जी की यह वाणी कहां छिपी हुई थी, जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे, जब लालू प्रसाद यादव को अपना बड़ा भाई मानकर उनसे माथे पर टिका लगवा रहे थे और उसके बाद दही चम्मच में डालकर खाए थे, चीनी और दही। उस दिन
क्या तेजस्वी यादव 9वीं पास नहीं थे? आज 9वीं पास क्यों है? विरोध में है इसलिए, या दरअसल तेजस्वी यादव की रैलियों में लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं? उसके बाद उनका यह कहना कि एक ऐसा परिवार जहां पर न जाने कितने अनगिनत बच्चे हुए, लड़कियां होती गई, लड़कियों को लेकर असुरक्षा का भाव था, किसी भी तरीके से एक बेटे को पैदा करना था, ऐसे परिवार के हाथ में क्या बिहार की बागडोर सौंपी जा सकती है? 7-8 बच्चों की बात लालू प्रसाद यादव लगातार करते रहे हैं और लोग उनका माहौल बढ़ाते रहे हैं, लेकिन यह तो लालू प्रसाद यादव की सोच थी। क्या यही सोच तेजस्वी यादव की है? इसके बारे में चर्चा क्यों ना की गई? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बहाने तेजस्वी यादव पर हमला कर, और वो भी पारिवारिक व्यक्तिगत संबंधों पर, क्या ये अपने आप में सही है? क्या इस तरह का हमला किसी के ऊपर किया जा सकता है? अगर ऐसा हो तो फिर तो आज हमारे देश के तमाम राजनीतिज्ञ ये आगे आकर बताएं कि उनके कितने भाई बहन हैं, और उसके आधार पर तय हो कि उनका परिवार विकसित है या नहीं है। ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव के निजी परिवार पर क्यों ना हम फिर पूरे देश भर में यह लागू कर दें कि 2 बच्चों से ज्यादा अगर किसी के होते हैं तो किसी सरकारी ओहदे पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप राजनीति नहीं कर सकते, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। है हिम्मत तो करके दिखा दीजिए, और अगर नहीं तो फिर ऐसी टिप्पणी क्यों की? जाहिर सी बात है, इस पूरे चुनाव को एक बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर नीतीश कुमार ले जा चुके हैं, लेकिन ऐसा वो पहले कभी नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। क्या उन्हें डर लग रहा है? क्या उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि तेजस्वी यादव शायद उन्हें पछाड़ सकते हैं, और इसमें खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है? और अगर ऐसा है तो वाकई में तेजस्वी यादव को बधाई देनी पड़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने दम पर कोई जनाधार खड़ा कर पाए, ऐसा भी उनके नेतृत्व में कहीं दिखता नहीं था। लेकिन लोग जुट रहे हैं, और इसके दम पर अगर नीतीश कुमार घबरा रहे हैं तो ये वाकई में चौंकने वाली बात है। अब उसके बाद एक और नया कांड हुआ, मुंगेर, जहां दशमी को दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर, या दुर्गा मां की प्रतिमा को विसर्जन को लेकर जब एक समूह बाहर निकल रहा था तो उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मारपीट हुई, गोलीबारी हुई, एक व्यक्ति का सर फट गया, मौके पर मृत्यु हो गई। क्या बिहार में दुर्गा पूजा का विसर्जन करना प्रतिबंधित था? और अगर नहीं तो पुलिस कार्रवाई मुंगेर में क्यों हुई? क्या सांप्रदायिक सौहार्द पर कहीं किसी तरह का असर हो रहा था? और अगर नहीं तो फिर यह कार्रवाई क्यों की गई? सबसे मजेदार बात तो यह है कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ट्वीट करके कहते हैं कि चुनाव आयोग पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल यह है कि जो काम पुलिस का है उस काम की निगरानी चुनाव आयोग करेगी जरूर, लेकिन सत्ता तो अभी भी आप ही के हाथ में है। चुनाव आयोग की निगरानी में सब कुछ होगा, लेकिन क्या आप इसकी निंदा नहीं कर सकते? क्या आप पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई की अपील नहीं कर सकते? अगर यही सब कुछ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ होता, या कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में, या केरल में हो रहा होता, या पंजाब में हुआ होता, तब क्या कहती भारतीय जनता पार्टी? उस वक्त क्या चुप्पी साधी रहती भारतीय जनता पार्टी? तो आज ऐसा क्यों? ये तमाम सवाल हैं जो सामने उठ रहे हैं, और इसके साथ साथ बिहार की राजनीति में बदलते हुए करवट को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि यह चुनाव किसी तरह से एक खुला मैदान बन गया है, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी दावेदारी को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बहुत ही जीती हुई सुनिश्चित जीत वाली पारी पर एनडीए शायद बहुत ही मजबूत कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा, क्योंकि ये जो डिस्परेशन दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, यह डिस्परेशन बता रहा है कि शायद वो घबराए हुए हैं, और अगर उनमें घबराहट है तो शायद कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इस बात को लेकर लगातार जेडीयू के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं, जो कि जब भी जिन नेताओं से बातचीत मेरी होती है वो यही कहते हैं कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में हमारी मदद करेगी कि नहीं। चिराग पासवान पता नहीं किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे। चुनाव के बाद यानी कि 10 नवंबर के बाद क्या होगा, इसे लेकर जेडीयू के तमाम नेताओं में बड़ी असमंजस की स्थिति है। कुल मिलाकर बिहार के चुनाव पूरे तरीके से खुले हुए हैं, और यह हम जैसे पत्रकारों के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें लग रहा था यहां तो कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, एक तरफा मुकाबला है। एनडीए के पास अगर न जाए तो बिहार की जनता जाए किसके पास? तेजस्वी यादव में इतना भरोसा जता ही नहीं पा रहे थे लोग कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दरअसल बिहार की राजनीति में लगभग नदारद सा रहा है, अचानक उठकर खड़ा हो जाता है और जन समर्थन से मिलने लगे, तो वाकई में फिर आदमी चौंक जाता है और पूछता है
कि भाई क्या ये जनता है, ये जनार्दन है जो तय करता है कि आखिरकार उसका नेतृत्व कौन करेगा। घूम फिरकर सारी बातें वहीं आ रही हैं। आपने मुझे जंगल राज से आजादी दे दी, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर तक पहुंचने के लिए आपने सड़क दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस सड़क पर चलने के लिए गाड़ी तो दीजिए जनाब। आपने मेरे लिए शिक्षण संस्थान बनाने की बातें कही, पढ़ने का मौका तो दीजिए। आपने रोजगार की बात कही, मुझे नौकरी तो दीजिए। अगर नौकरी नहीं दे सकते तो मैं क्या करूंगा, मैं राज्य के बाहर जाकर काम करूंगा। पूरे बिहार को आज पोस्ट ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता है, यानी कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी। लोग बाहर से पैसे भेजते हैं और घर में जो रह रहे लोग हैं उनका गुजारा चल रहा है। ऐसे क्या कोई प्रांत चलता है? तो कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पहले दौर के मतदान की पूर्व संध्या पर इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि एक तरफा चुनाव आज खुला हुआ चुनाव हो गया है। और यह खुला चुनाव हमारे देश की लोकतंत्र की सबसे मजबूत बुनियाद है, क्योंकि अगर चुनाव खुले नहीं होंगे तो फिर विकल्प नहीं होगा, और विकल्प नहीं होगा तो यह लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि फिर एकाधिकार होगा, और एकाधिकार होने पर पार्टियां निश्चिंत हो जाती हैं, काम नहीं होता, जनता जनार्दन नहीं होती, जनता सिर्फ पैर की जूती बन जाती है, और जनता कभी पैर की जूती नहीं बन सकती। इसलिए चलिए एक नया दौर देखेंगे। कल के मतदान के साथ समझ में आएगा कि दरअसल हवा किधर बह रही है और किसको अपनी टोपी संभाल कर रखनी होगी। धन्यवाद।